हेलो। वेलकम टू अवर यूट्यूब। जैसे कि आप सब जानते हो कि 16 तारीख से एयरफोर्स के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ स्पेशल मैथ के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे जो कि क्विक सॉल्यूशन के लिए हैं, एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस सीरीज टॉपिक से ले रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जो है वो एक आएगा ही आएगा, आपका 1 मार्क्स क्लियर हो जाता है अगर आप इन सब क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है जिसका फोर्थ टर्म आपको 8 दे रखा है, और फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। 7 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर हम जनरली यूज करते हैं फोर्थ टर्म T4। फोर्थ टर्म हमें दे रखा है एपी के लिए 8, तो फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला रहेगा a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई टी। ओके, एन की जगह 4 यूज करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल 8। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ए और डी दोनों नहीं है हमारे पास, लेकिन ए और डी के रूप में हमें एक रिलेशन मिल गया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है। सम ऑफ 7 टर्म्स, 7 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो S7 फाइंड करने के लिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 7/2। ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। 2a प्लस 7 - 1 करेंगे 6 मल्टीप्लाई डी। यहां पर 2a प्लस 6d है, 2 कॉमन आ रहा है बाहर, 2 कॉमन लेंगे तो 7/2 मल्टीप्लाई में 2, यहां हो जाएगा a प्लस 3d। 2 से 2 हो रहा है कैंसिल, यहां पर बच गया a प्लस 3d। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से यूज कर सकते हैं। a प्लस 3d की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, कितना है 8। वो 8 अगर हम यहां पर रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7/2, 2 तो कैंसिल हो चुका है। इसके बाद आगे a प्लस 3d की वैल्यू हमने पुट कर दी 8, 2 से 2 कैंसिल, 8 7 जा 56 आपका आंसर बन रहा है। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ये फुल मेथड हो गया अपना, लेकिन हम चाहें तो इसे 1 सेकंड के अंदर, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक है जिसे आपको यूज करना है। एपी है हमारे पास, एपी के लिए आपको फोर्थ टर्म दिया गया और सम पूछा गया 7 टर्म्स का। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है एन पदों का योगफल, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल, डायरेक्ट फॉर्मूला है मध्य पद मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म एन, मिडल टर्म्स, मिडल टर्म मल्टीप्लाई एन। हमें सिर्फ इसका यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है एन टर्म्स के सम का एपी के लिए, जब आपके पास एन जो है वो दे रखा हो ओड, विषम नंबर ऑफ टर्म जो है टोटल वो विषम हो, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करना है, मिडल टर्म मल्टीप्लाई एन। हमारे पास मिडल टर्म ये फोर्थ टर्म जो है, चौथा पद, ये मिडल टर्म है। इस मिडल टर्म का यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास है 7, इससे मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मिडल टर्म हमें दे रखा है 8 मल्टीप्लाई 7, 8 7 जा 56, ये आपका डायरेक्ट आंसर है। ओके, ये एपी के लिए हुआ। ऐसा ही एक कंडीशन जीपी के लिए भी होता है, वो भी आपको डायरेक्ट ट्रिक याद रख लेनी है। जीपी है, अगर जीपी में अगर आपको कोई टर्म दे रखा है एक, वो मिडल टर्म बन रहा है टोटल टर्म्स के लिए, हमें दे दिया एन टर्म्स हैं। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट पूछा गया, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स इक्वल, यहां पर फॉर्मूला बन जाता है मिडल टर्म होल पावर एन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एन पदों का गुणनफल, जीपी के लिए एन पदों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला होता है मध्य पद होल पावर एन पदों की संख्या। यहां पर एन का ओड होना कंपलसरी है, एन विषम हो। ओके, तो डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसका हम यूज कर सकते हैं। एन पदों का योगफल निकालने के लिए एपी में फॉर्मूला बनता है, और एन पदों का मल्टीप्लाई गुणनफल निकालने के लिए जीपी में फॉर्मूला बनता है। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करके हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, हमें पूरा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ओके,
आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को ये पॉइंट। याद रखना आपको, एन टर्म्स का सम निकालना है तो मिडल टर्म मल्टीप्लाई एन, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और अगर जीपी है, जीपी में अगर आपको एन टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसके लिए भी मिडल टर्म होल पावर में आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म एन पावर में लगा देना है आपको। क्लियर सबको? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम सम ऑफ एपी। मैक्सिमम सम ऑफ एपी फाइंड करना है आपको। 24, 22, 20 ये आपको एक सीरीज दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, इसके आपको मैक्सिमम सम फाइंड करना है, अधिकतम योगफल। किसी भी एपी का अधिकतम योगफल तब पूछा जाता है जब इसका कॉमन डिफरेंस डी जो है वो नेगेटिव हो। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, मैक्सिमम सम अधिकतम योगफल केवल और केवल तभी पूछा जाएगा जब हमारे पास डी नेगेटिव हो। और इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है डी नेगेटिव है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहला काम लेना होता है टी एन इज इक्वल टू जीरो। nth टर्म को जीरो के इक्वल ले लो। nth टर्म कौन सी है हमारे पास? टी एन, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी करेंगे तो 24 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी की जगह आ गया -2 इज इक्वल जीरो। क्लियर? यहां से हो जाएगा माइनस का 2n प्लस 2, तो 24 और प्लस 2 ऐड होकर जाएगा 26 माइनस 2n इक्वल जीरो। n इक्वल यहां से आ जाएगा 13। यहां आपको चेक करना है n बिलोंग्स टू w है ना, होल नंबर पूर्ण संख्या है ना। अगर n पूर्ण संख्या में है तो इसका मतलब यहां पर श्योर हो गया कि जो 13th टर्म है इस जीपी का, इस एपी का, वो हमारे पास जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये तो आप कर ही सकते हो, इसके अलावा 3 क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं, तीनों का आंसर मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, विच टर्म इज जीरो, विच टर्म इज जीरो, कौन सा पद शून्य है, ये पूछा जाएगा। तो इसका आंसर यहां से डायरेक्ट आ जाएगा 13th टर्म, 13वां पद जीरो होगा। कंफर्म है? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हाउ मेनी पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स, कितने धनात्मक पद हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो नेगेटिव है तो धीरे धीरे संख्याएं छोटी होती जा रही हैं। छोटी होते होते एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब नेगेटिव शुरू हो जाएंगी, तो कौन सा पहला टर्म होगा जो नेगेटिव होगा, ये भी पूछ लेता है। तो जब आपके पास n इक्वल 13 आ गया तो इसका मतलब आपके पास 13 के जस्ट आगे वाला टर्म, 13 के जस्ट बाद वाला टर्म यानी कि 14th टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपका आंसर बनेगा। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है? पहला ऋणात्मक पद, आंसर आ जाएगा 14th टर्म, 14वां पद। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास बनेगा वो है मैक्सिमम सम, मैक्सिमम सम अधिकतम योगफल। अधिकतम योगफल जो हमें प्राप्त करना है वो होता है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म्स, सभी धनात्मक पदों का योगफल। ठीक है, धनात्मक पद जब तक है तब तक योगफल बढ़ता रहेगा, जैसे ऋणात्मक पद स्टार्ट हुए तो योगफल वापस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम ये छोटा एग्जांपल लेते हैं, 5, 5 के बाद हमारे पास आया 3, 3 के बाद 1, फर्स्ट टर्म का सम 5 है, 2 का करेंगे 8 हो जाएगा, 3 का करेंगे 9 हो जाएगा, अगला टर्म यहां पर -1 होगा। अब सम करेंगे तो वापस कम होना स्टार्ट हो गया, 8 हो गया, यहां पर 9 था या 8 हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया। तो मैक्सिमम सम हमारे पास इतना ही रहेगा। ओके, ये मैक्सिमम सम बन गया। तो इसका मतलब मैक्सिमम सम का मतलब हो गया पॉजिटिव टर्म का सम। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि पॉजिटिव टर्म हमारे पास 12 होंगी, क्योंकि 13th टर्म हमारे पास नेगेटिव हो गई है, इससे जस्ट पहले वाली टर्म पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव टर्म हो गई 12। ठीक है, इन सब का सम करना है तो S12 फाइंड करेंगे। S12 के लिए फॉर्मूला हो गया 12/2 n/2, 2a 2 मल्टीप्लाई 24 प्लस 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई डी की जगह -2 है, तो हो गया माइनस का 22, ये हो गया प्लस का 48, 48 माइनस 22 करेंगे तो ये बच गया 26, बाहर 2 से पहले से कट रहा है 6, 26 मल्टीप्लाई 6, ये हमारे पास आंसर बन जाता है। ओके, क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 20
एंड 20th टर्म ऑफ एन एपी इज 12। किसी भी एपी का 12वां पद जो है वो तो है 20, और जो 20वां पद है वो है 12। दो पद दे रखे हैं हमें, फिर वो पूछ रहा है 15वां पद क्या होगा। इसका भी डायरेक्ट आपको 1 सेकंड में डायरेक्ट आंसर मिलता है अगर आपको ट्रिक याद हो तो। pth term of an AP is equal Q and qth term of an AP is equal P। Pवां पद Q है और Qवां पद P है। तो इस कंडीशन में अगर आपसे P प्लस Qवां पद पूछा जाए, P प्लस Qवां पद, तो वो फिक्स क्या होता है? 0 डायरेक्ट ही। और अगर Nवां पद पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला बन जाता है P प्लस Q माइनस N। P प्लस Q माइनस N। ठीक है, तो यहां पर हम इसको इससे मैच कर सकते हैं, इजीली दिखाई दे रहा है। समांतर श्रेणी का 12वां पद 12th टर्म कितना है? 20, और 20वां पद 20th टर्म क्या है? 12। पीवां पद Q, Qवां पद P वाली कंडीशन आ गई। अगर इसमें पूछता कि 20 प्लस 12 यानी 32th टर्म अगर पूछता तो आंसर क्या बनता? 0। लेकिन उसने nth टर्म पूछ लिया, 32 ने पूछ के एक नया टर्म पूछ लिया 15, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, T15 इज इक्वल, डायरेक्ट ये कंडीशन याद रखनी है आपको, 12 प्लस 20 माइनस 15। 12 प्लस 20 हो जाएगा 32 माइनस 15 इज इक्वल 17। 17 आंसर बन जाएगा आपका। ओके, एक कंडीशन है, एक ट्रिक है जो आपको सीधा याद रखनी है कि अगर किसी भी एपी के अंदर p टर्म q है और qth टर्म p है, तो p प्लस qth टर्म हमेशा क्या होगी? 0। और nth टर्म क्या बनेगी? p प्लस q माइनस n। इससे आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। इसी कुछ और भी ट्रिक्स हैं। अगर sp इक्वल q है, sq इक्वल p है, यानी p टर्म का सम q है और q टर्म का सम p है, तो इस कंडीशन में sp प्लस q, p प्लस q टर्म्स का अगर सम पूछता है तो आंसर आ जाता है माइनस ब्रैकेट में p प्लस q। p पदों का योगफल q, q पदों का योगफल p है, तो p प्लस q पदों का योगफल फिक्स है, माइनस ब्रैकेट में p प्लस q होता है। तो डायरेक्ट ये ट्रिक भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और इसमें p और q की वैल्यू देकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है एक अनंत जीपी, इनफिनिट जीपी है, अनंत पदों वाली जीपी। इसका फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 5। फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है। एवरी टर्म, प्रत्येक पद अपने बाद आने वाली सभी पदों के योगफल का 3 गुना है। एवरी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रिमेनिंग टर्म्स ऑफ 3 टाइम। जितने भी टर्म्स बचे उन सबके सम का 3 गुना दे रखा है आपको। तो इस जीपी का सार अनुपात, कॉमन रेशियो आर फाइंड करना है हमें। क्लियर? आर फाइंड करना है तो आर को ही मानकर चले, फर्स्ट टर्म हमेशा ए लेते हैं और कॉमन रेशो आर ले लिया, तो फर्स्ट टर्म ए, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये पूरी हमारी इनफिनिट जीपी बन जाएगी। क्लियर है? अब इनफिनिट जीपी में कंडीशन क्या दी है? फर्स्ट टर्म 5 दिया था, इसका हमें इस क्वेश्चन में कोई यूज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, जो स्पेशल कंडीशन दे रखी है, every term is the equal to 3 times of sum of all remaining terms। तो every term फर्स्ट टर्म के लिए भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, यानी जितने भी टर्म्स बच गए रिमेनिंग टर्म्स उन सब का सम कर दिया। इनफिनिट टर्म्स थी, एक टर्म बाहर ले ली तो भी इनफिनिट ही रहेंगी, इन सब का जो सम है वो a के इक्वल होना चाहिए। अब इनफिनिट का फॉर्मूला लगा देंगे, a अपॉन 1 माइनस आर, इन सब का सम कर रहे हैं हम, इनके सम के लिए फॉर्मूला लग गया ए आर अपॉन 1 माइनस आर। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर गुना इसका इधर गुना, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस ए आर, a माइनस ए आर इक्वल ए आर, a इक्वल 2 AR, r फाइंड करना है, तो r इक्वल क्या हो गया? a अपॉन 2a, a से कैंसिल 1/2 हो जाता है। जब केवल इक्वल है तो यहां क्या दिया था? 3 टाइम है, 3 गुना है, जो सम आया उस सम का 3 टाइम है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस पूरे को अगर हम यहां से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आएगा 3AR। ओके, जब 3AR यूज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, a माइनस ए आर इज इक्वल 3AR, ऐड होकर हो जाएगा ये 4AR इक्वल a, तो a इक्वल हो गया a अपॉन 4a, a से a कैंसिल, हमारे पास कॉमन रेशियो कितना आ गया? 1/4।
क्लियर? 1/4 हमारे पास सारणुपात आ रहा है। जब 3 गुना है, जब इक्वल था, हम ये 3 टाइम नहीं ले रहे थे, तब इसका सारणुपात बना था 1/2। तो ये अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ये निकालने के लिए आपको इतना ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक कंडीशन है, ट्रिक है, याद रखनी है। कॉमन रेशियो सारणुपात R बराबर 1/1 प्लस लैम्डा। सिंपल सी कंडीशन है, बस ये याद रखनी है। यदि किसी भी जीपी के अंदर प्रत्येक पद अपने बाद आने वाले सभी पदों के योगफल का लैम्डा गुना हो, 3 की जगह लैम्डा गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, कितना भी हो, लैम्डा गुना हो, तो उस कंडीशन में सारणुपात R निकालने के लिए हम डायरेक्ट 1/1 प्लस लैम्डा यूज कर सकते हैं। तो आ जाएगा 1/1 प्लस लैम्डा। यहां पर लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करते ही हमारा आंसर हो गया 1/3 प्लस 1 इज इक्वल 1/4। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है हमारा 1/4, 1/4। क्लियर? अगर इक्वल होता तो 1/2 आता, क्योंकि उस कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू क्या बन जाती है, 1। सिर्फ इक्वल लिखा है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम नहीं लिखा गया, तो हम लैम्डा की वैल्यू लेंगे 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर कोचिंग सेंटर। अब तक 3500 प्लस सिलेक्शन हो चुके हैं। यहां से बच्चे अपनी जॉब लेकर आज देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। आप भी चाहें तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो और अपनी सक्सेस के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सब की तैयारी करवाई जाती है। नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज का है, साथ साथ लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज हो गई, लॉग चैप्टर की प्रॉपर्टीज भी साथ में यूज होगी। यहां पर देखो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। पावर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन बेस इक्वल है। हम जानते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल a की पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला यूज होता है। इसी को यूज करके अगर हम करें, यहां पर सबका बेस इक्वल है, पावर्स अलग अलग है, तो पहले हम सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को ही यूज कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन मान निकाल रहे हैं, तो पावर में 1, 1/2, 1/4, 1/8, यहां 4 और 8 होगा, 4 और 8, ये सम हो जाएगा, इन सब का सम हो रहा है यहां पर। तो ये एक जीपी बन रही है, 1 से 1/2 तक 1/2 का मल्टीप्लाई, फिर आगे 1/2 का मल्टीप्लाई, फिर आगे 1/2 का मल्टीप्लाई। ओके, तो जीपी है, जीपी के इन्फिनिटिव टर्म्स का सम एस इन्फिनिटिव इक्वल होता है a/1 माइनस आर। तो a की जगह 1/1 माइनस 1/2 यूज करेंगे, यहां पर हो जाएगा 1/1/2 इज इक्वल टू, जो पावर्स थी इन सब का सॉल्यूशन हमारे पास बन गया 2। ओके, ये वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, तो 5 log सेम है, 5 की पावर में log वो सेम है, फिर log का बेस जो है वो 3 है। यहां पर ये जो पूरी सीरीज थी इसका सम हमारे पास आ जाएगा 2, 3 की पावर में 2। ओके, सबका बेस इक्वल था, पावर को ऐड किया, ऐड करके पावर्स बन गई 2, तो ये 3 तो वैसा का वैसा बेस में रहेगा ही, 3 की पावर में आएगा ये पूरा, तो आंसर हो गया 3 की पावर 2। ये यहां लिख दिया हमने। अब log की प्रॉपर्टी है, log में जो वैल्यू पावर में आती है वो आगे मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो 5 की पावर में 2 log 3 बेस 3 हो जाएगा। log a की वैल्यू 1 श्योर है, तो यहां पर इसकी जगह 1 पुट करते ही 5 की पावर 2 यानी कि 25 आपका आंसर बन जाता है। इसमें log के भी 2 फॉर्मूले काम आ गए, साथ में इनफिनिट जीपी के सम का फॉर्मूला भी यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छे समझते हो तो बाकी साथ में और भी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब भी आपके पास एक अलग सी सीरीज आ जाए, ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, कोई भी सीरीज नहीं है, लेकिन इसके एन टर्म्स का सम पूछा गया है, सम ऑफ एन टर्म्स पूछा गया है, तो आपको हमेशा क्रॉस मेथड यूज करना है। जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस की सहायता से ही आपका आंसर बनेगा। सब ऑप्शंस में आपको एन इक्वल पहले 1 पुट करना है, 1 पुट करने पर आपका सॉल्यूशन जो है वो इसका पहला टर्म, इस सीरीज का पहला पद 3 बन जाना चाहिए। अगर वो बनता है तो हमारा आंसर हो सकता है, अगर 3 नहीं आ रहा तो इसको हम यहीं पे ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, इसकी हमारे पास आंसर बनने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। ओके, चेक करते हैं, यहां n की जगह 1 रखते हैं, 1 यहां पर 1 यहां पर 1, तो ये 2 + 4 6 बन जाएगा।
ये बन जाएगा 3, ये 1 है, 6 से 6 कैंसल, n इक्वल 1 पर इसकी वैल्यू कितनी बन गई 3, यानी ये आंसर बन सकता है हमारा। अब चलते हैं n इक्वल 2 पर। जब n इक्वल 1 पर आंसर बनने की संभावना हो गई है तो अब हम चेक करेंगे n इक्वल 2 पर। जब n इक्वल 2 लेते हैं तो ये दो टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों के सम के इक्वल हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए, यानी 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 यहां पर हमारे पास आना चाहिए। रख कर देखो, यहां पर इन तीनों n की जगह 2 रखते हैं तो ये बनेगा 2, फिर 2 2 जा 4 + 1 5, यहां पर 2 2 जा 4 + 4 8, अपॉन में 6, 2 से 6 कट रहा है 3 पर, तो 5 8 या 40/3, 40/3 बटे वाली संख्या बन गई, पूरा पूरा भाग जा ही नहीं रहा। जबकि यहां पर हमें पता है योगफल जो है वो कितना आना चाहिए था 13, 13 आना चाहिए था, यहाँ 13 नहीं आ रहा, इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया, ये हमारा आंसर नहीं है। अब आते हैं हम इस सेकंड ऑप्शन पर, यहां n इक्वल 1 पुट करते हैं तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया, और यहां पर 4 + 5 हो जाएगा 9, अपॉन में 6 है तो 2 3 जा 6, 3 से फिर ये 9 कटेगा 3 पर, क्या बच गया हमारे पास 3, इसका मतलब आंसर हो सकता है 3 ही हमें सम चाहिए। ओके, अब आते हैं n इक्वल 2 पुट करेंगे, 2 पुट करते हैं यहां पर तो ये बन जाएगा 2, मल्टीप्लाई में 2 + 1 3, फिर 4 2 जा 8, 8 + 5 13, 13 बटे में ये 6 है तो 6 से 6 हुआ कैंसिल, क्या बच गया 13, और 13 ही हमें चाहिए था, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर बन गया है। क्लियर, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले n इक्वल 1 पुट करो ऑप्शन के अंदर, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए उसको आगे n इक्वल 2 के लिए चेक कर लो, अगर ये पहले ऑप्शन नहीं करता n इक्वल 1 के लिए तो हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखो क्या लिखा है, am और gm ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दोनों हमें दिए गए हैं, ठीक है, कितने हैं 30 और 24, देन फाइंड दीज नंबर, इन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन में संख्याएं तो दे रखी होंगी, तो इसका सीधा ऑप्शन से ही आंसर निकालो, पूरा सॉल्यूशन करने नहीं बैठना हमें, हमें पता है अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य कितना आना चाहिए 30, समांतर माध्य 30, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है a + b/2, का मतलब योगफल में 2 से भाग करने पर 30 बन रहा है, तो a + b कितना हो गया हमारे पास 60, 60, a + b का मान कितना होना चाहिए 60, तो इन दोनों का जोड़ करके देखो 40 और 20 60, 15 45 60, 12 48 60, ये कट हो गया क्योंकि 8 + 72 कितने बन जाएगा 80, जबकि होना कितना चाहिए 60, तो ये ऑप्शन हो गया कट। क्लियर, अब आते हैं हम जीएम पर, गुणोत्तर माध्य पर, गुणोत्तर माध्य कितना है 24, ओके, गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है रूट ऑफ ए बी, ए और बी का मल्टीप्लाई करके रूट करना है, तो हमारे पास कितना आना चाहिए 24, अब यहां से चेक करते हैं 20 और 40 का, ये वैल्यू पहला ऑप्शन फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था अरिथमेटिक मीन को, अब चेक कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए, तो 20 × 40 इसका रूट करेंगे तो 0 2 बार था तो एक 0 बार आ गया, 4 का रूट 2 हो जाएगा, फिर 2 और बच गया, तो 20√2 बन रहा है, जबकि कितना चाहिए था 24, तो ये आंसर नहीं है, छोड़ देंगे इसको। ऐसे इसको चेक करेंगे 15 × 45 है, 45 को हम 15 × 3 लिख सकते हैं, 15 × 3 45, 15 15 एक पेयर बन गया, जोड़ा आ गया, तो 15 बाहर आ गया, रूट में बच गया 3, तो 15√3 15√3 हमारा आंसर बन रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था 24, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बचा 12 और 48, तो देखो इसको लिखेंगे रूट 12 × 48 को लिख दिया 12 × 4, 2 टाइम है 12 बाहर आ गया, 4 का रूट करेंगे 2 हो जाएगा, 12 2 जा 24, तो हमारा आंसर 24 सेटिस्फाई हो रहा है इस ऑप्शन से, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर सभी को, ये तो इसका डायरेक्ट मेथड हुआ। कई बार इसमें यहां पर अरिथमेटिक मीन जो है इसको ए और ज्योमेट्रिक मीन को जी ही दे देता है और नंबर्स पूछ लेता है, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, a + √(a² - g² एंड a -√(a² - g², ये डायरेक्ट फॉर्मूला है उन संख्याओं को ज्ञात करना जिनका हमें समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दिया गया है। ओके,
संख्याएं फाइंड करना जिनका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य दिया। तो ये फॉर्मूला है, आप इन फॉर्मूलों में ए और जी का मान रखकर भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन उसमें टाइम लगता। फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता। इसमें आपका डायरेक्ट ही देखते ही पता चलेगा। अब मैंने आपको सारा लिख कर बताया, लेकिन देखते ही पता चल रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, 8 और 72 80। 80 तो आंसर बन ही नहीं सकता क्योंकि अर्थमेटिक मीन 30 है। अर्थमेटिक मीन की ये तीनों कंडीशंस क्लियर हो रही हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन को देखना है तो 15 वाला तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि इसमें तो 24 है। रूट करने पर 5 तो बचेगा ही, इसमें 5 कहीं है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन से कट हो गया। यहाँ पर 0 है 2 बार, तो आंसर में 0 आनी चाहिए, 0 नहीं है तो ये भी ऑप्शन कट हो गया, बचता यही है। डायरेक्ट इसी को हम आंसर टिक करेंगे, तो ये ज्यादा बेटर रहता है मेथड। ओके, वैसे फॉर्मूला याद रखना है। कई बार ये भी पूछ लिया था कि एम और जीएम को ए और जी दे दिया, उस कंडीशन में वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, दोनों नंबर फाइंड करनी हो, तो ये आंसर बनेगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। एक जीपी है जिसके 3 पदों का योगफल आपको दे रखा है 21, और इन्हीं 3 पदों का जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है 216। तो सबसे छोटा पद कौन सा होगा? तो इसमें आपको ये मेनली ध्यान रखना है, जब एपी या जीपी इनके अज्ञात पद हो, फाइंड करने हैं हमें, टर्म्स नहीं है। अगर 2 टर्म्स हैं जिनको फाइंड करना है एपी के लिए, तो a माइनस डी और a प्लस डी सपोज की जाती है। जीपी के लिए a अपॉन आर और ए आर सपोज किए जाते हैं। माना जाता है कि ये 2 पद हैं एपी के और ये 2 पद हैं जीपी के लिए। 2 की जगह अगर 3 पद अज्ञात हो, उन्हें ज्ञात करना हो, तो एपी के लिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी मानते हैं, जबकि जीपी के लिए a अपॉन आर, ए और ए आर माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मल पद नहीं मानने, हमें 3 पदों का योगफल 3 का गुणनफल दे रखा है तो उनको मानना तो पड़ेगा ही, समीकरण बना के सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर नॉर्मल पदों को मानकर करोगे तो लेंथी हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ये टेबल है, इसको आपको याद रखना है, इसी से आप मानकर सोल्व करोगे तो क्विकली सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, तो अब हमें यहाँ पर जीपी दिया था, जीपी के तीनों टर्म्स हमें मानने हैं। तो अभी मैंने आपको बताया 3 टर्म है, तो a अपॉन आर और ए आर, ये तीनों पद हमने मान लिए, माना जीपी के ये 3 पद हैं। ओके, अब इन तीनों का जो सम दे रखा है वो है 21, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो है 216। जब जीपी है तो पहले प्रोडक्ट यूज करो, और जब एपी है तो पहले सम यूज करो। ये ध्यान रखना है, जीपी के लिए गुणनफल का पहले यूज करो और एपी के लिए पहले योगफल का यूज करना होता है। तो क्योंकि ये जीपी था इसलिए हम गुणनफल का यूज करेंगे। इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 से r कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा a क्यूब। a क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? 216, ये दे रखा था हमें। 216 को हम 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, बताइए हमें। तो a इक्वल कितना आ गया? 6। यानी ये जो मिडल टर्म है, बीच वाला जो पद था, ये हमारे पास 6 आ चुका। ओके, अब इसके आगे और पीछे वाले 2 टर्म और निकालने हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे इनके योगफल का, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये 6 ऑप्शन में है ना, ये मिडल टर्म है, ये सबसे छोटा या सबसे बड़ा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट हो गया। बात समझ में आ गई? अब मिडल टर्म 6 है, फर्स्ट टर्म या तो इन तीनों में से कोई होगा, या फिर इन तीनों में से कोई एक लास्ट टर्म होगा, तीसरा पद होगा। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को ही छोटा मान के चलते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट मान के चलते हैं, तो यहां पर हम 3 रख लेते हैं। 3 ये तो फिक्स है ही, 6 ये हमने केवल सपोज किया है, ऑप्शन बी से हमने उठाया है। यहां पर 3, यहां 6, तो अगला टर्म क्या बनेगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 16, और 3 6 2 जा 12, ये आ जाएगा। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, ये हमारे पास जीपी बन गई है। अब इस जीपी के अंदर हम देखें इन तीनों का जोड़ कितना है? 12 और 6 18, 18 और 3 21, और यहां योगफल कितना दिया था? 21, इसलिए हमारा ये ऑप्शन ही आंसर बन गया। क्लियर हुआ? पहले हमने मिडल टर्म फाइंड कर लिया गुणनफल को यूज करके, क्योंकि जीपी थी इसलिए गुणनफल का यूज किया। इसके बाद हमारे पास मिडल टर्म आ गया, तो हमें ऑप्शन से चेक कर लेना। ऑप्शन में यहां पर हमने 3 लिया, तो 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 लेंगे। अब इनको जोड़कर देख लो, क्या ये एक जीपी के ये योगफल के बराबर आ रहा है? आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो गया, तो ऑप्शन बी आंसर बन गया। अगर मान लो नहीं बनता ऑप्शन बी, तो हम डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी में यहां पर 2 दिया था,
ये तो फिक्स हो ही चुका है 6, ठीक है। अब 2 से 3 तक, 6 तक 3 टाइम हुआ, तो 6 को भी 3 टाइम करना पड़ेगा। 6 3 जा, यहां पर कितना आएगा 18, क्योंकि जीपी है तो एक ही वैल्यू से बार बार मल्टीप्लाई होगा। तो 2 और 6 8, 8 और 18 26, योगफल कितना होना चाहिए 26, जबकि यहां कितना दिया हुआ है 21, तो ये वाला भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। इस प्रकार हम ऑप्शन से ही डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर एक्स और -8, ये 3 नंबर हैं, तीनों किस में दे रखे हैं एपी में, समांतर श्रेणी के 3 पद हैं। अब ए बी सी अगर 3 पद एपी में हो तो उसके लिए डायरेक्ट हमने याद किया हुआ है 2b बराबर ए प्लस सी। ओके, अगर ये तीनों पद जीपी में हो ए प्लस सी, अगर तीनों पद जीपी में होते तो कंडीशन हमें यूज करनी होती है बी स्क्वायर बराबर ए सी, और अगर तीनों पद होते एचपी में तो हमें कंडीशन यूज करनी होती है बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ये तीनों कंडीशंस होती हैं एपी जीपी और एचपी के लिए। अब यहां क्या दिया था एपी दिया था, तो हम एपी वाली कंडीशन यूज करेंगे, जीपी और एचपी को छोड़ दिया। एपी की कंडीशन लगाते हैं 2b, बीच वाले टर्म का डबल कर दो, 2x इक्वल ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस -8 करेंगे तो -8 हो गया। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x -8 इक्वल 0। देखो द्विघात समीकरण बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2x -8 इक्वल 0, गुणनखंड विधि, ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं फैक्टर मेथड। x कॉमन लेंगे, x -4 प्लस का 2 कॉमन लेंगे, x -4 इक्वल 0, x -4 फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट बन रहा है x प्लस 2 इक्वल 0, तो x की दो वैल्यूज आ गई +4 और -2। ओके, यहां पर आप ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो, ये हमारे पास कंडीशन आ चुकी है, ऑप्शन रखकर भी चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। क्वाड्रिकेशन सोल्व नहीं करना चाहो तो एक ही बात है, इक्वल टाइम लगता है, हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स मिक्स हो गए, दो चैप्टर मिक्स हो गए, एक तो क्वाड्रिकेशन का यूज हो रहा है और एक यहाँ पर एपीजीपी का यूज हो रहा है। दो चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड टू हार्मोनिक मीन बिटवीन 12 एंड 48। 12 48 ये दो नंबर्स आपको दे रखी हैं, इनके बीच में आपको दो हरात्मक माध्य ज्ञात करने हैं। मतलब हरात्मक माध्य जब हम यहां लिखेंगे तो ये मिलकर क्या बनेगी एचपी। ओके, अगर एपी बनती जीपी बनती तो हम सीधे देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, सिंपल जल्दी से ऑप्शन से ही चेक हो जाता। लेकिन एचपी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अगर मान लो इसके बीच में दो अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य ज्ञात करने होते तो हम ऑप्शन उठाते 12 एंड 2 24, 24 48, 48 96, चेक कर लेते। जीपी के लिए एपी है तो 12 + 12 24, 24 + 12 36, 36 + 12 48, एपी के लिए ऐड होता जाएगा, जीपी के लिए मल्टीप्लाई, ऑप्शन से ही चेक हो जाता है। लेकिन एचपी में ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी एचपी के अंदर कंडीशन हो एचएम फाइंड करने हैं, हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको जितने भी हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं वो लिख लो। जैसे इसमें दो करने हैं तो H1 और H2 दो लिख लिए, ठीक है। इनका डायरेक्ट आंसर याद रखना है आपको, अपॉन में आएगा, रेशनल फॉर्म परिमेय संख्या के रूप में आएगा, ये कंफर्म ही है। जब दो हार्मोनिक मीन है तो यहां पर 3 लिखोगे, ठीक है, 2 है तो 2 + 1 3, 3 है तो 3 + 1 4, 4 है तो 4 + 1 5, ये कंफर्म है। इसके आगे लगा दो ए बी, जो दो संख्याएं हमें दे रखी हैं वो 3ab। ओके, अब इन दोनों के अपॉन में a + b आएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन a और b के कोफिशिएंट चेंज होंगे। पहले में जब h1 है तो 1a आएगा, h2 है तो 2a आएगा, h3 है तो 3a, h4 है तो 4a आएगा। ओके, फिर a और b के कोफिशिएंट का सम इस 3 के बराबर होना चाहिए। a का कोफिशिएंट जब 1 आ गया तो b का क्या बनेगा 2, तभी तो जोड़ 3 होगा। जब a का कोफिशिएंट 2 आ गया तो b का कोफिशिएंट कितना लेना पड़ेगा 1, तब जोड़ 3 बनेगा। ओके, ऐसे मान लो 3 होते H1 H2 H3, 3 अगर हमें ज्ञात करने हो तो ऊपर आ जाएगा 4ab, 4 1 बड़ा 3 से 1 बड़ा 4ab, सब में ऊपर 4ab आएगा। ओके, फिर यहां पर 1a 2a 3a, जब 1a आ गया तो 4 बनाने के लिए 3b लेना पड़ेगा, यहाँ 2b है तो यहाँ 2a है तो 2b लेना पड़ेगा, 3a है तो 1b लेना पड़ेगा। ये ट्रिक होती है डायरेक्ट एचएम निकालने के लिए। ओके, कई बार सिर्फ इस प्रकार से एचएम इसी फॉर्म में पूछ लेता है,
यहां पर ए और बी की वैल्यू दे रखी है 12 और 48, इन दोनों के बीच में एच एम फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर बनेगा। देखो 3ab था 3 गुना ए की जगह हमारे पास आ जाएगा 12, बी की जगह 48, 48 3ab मल्टीप्लाई नीचे है ए 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 96, 96 और 12 को ऐड करते हैं तो बन जाएगा 108, 108। ऊपर 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 48 सेम है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 48 अपॉन में है 108, तो 12 से कट जाएगा 9 पर, 3 से कट गया 3 पर, और 3 से कट जाएगा 16 पर। ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट हार्मोनिक मीन H1 इक्वल कितना आ गया 16, और वो इन दो ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। सेकंड हार्मोनिक मीन निकालेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 48, ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे ही चेंज करना है, 2 गुना 12, 12 इंटू 2 24 प्लस 1 मल्टीप्लाई बी 48 इंटू 1 48 ही रहेगा। ऊपर 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 48 वैसा है, नीचे बन गया 72, तो 12 6 जा 72, 3 2 जा 2 से कट जाएगा 24, 24। ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक मीन आ गया। तो 16 और 24 इस ऑप्शन में थे, इसलिए ये दोनों हमारे आंसर बन गए। क्लियर है सभी को? ये हमारा 10th क्वेश्चन था हार्मोनिक मीन के लिए, ठीक है। हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस खूब होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, आई होप अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू।